सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS कक्षा 10 और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10 में जो साइंस और टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी नामक जो विषय दे रखा है, इस विषय का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 का जो आधा चैप्टर है वो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। अब इससे जो बचा हुआ पार्ट है, इसी चैप्टर का जो आधा पार्ट बचा हुआ है अभी भी, वो हम इस वीडियो में देखेंगे जितना भी हमसे हो पाता है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था इसी चैप्टर के अंतर्गत कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत समीकरणों का संतुलन कैसे किया जाता है, वो हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, कि रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है वो किन किन प्रकारों से की जाती है, किस किस तरह से वो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, वो हम इस वीडियो के अंतर्गत इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं इस चैप्टर को। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो देखो, रासायनिक जो अभिक्रियाएं है वो 3-4 तरीके से होती है। पहला है संयोजन प्रक्रिया द्वारा। संयोजन का मतलब होता है कि जब जो दो अभिकारक आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद में एक नया ही उत्पाद बनता है। ठीक है, तो उसमें कुछ परिवर्तन, इन दो अभिकारकों के मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है ना, तो संयोजन उसमें होता है, यानी आपस में मिलने की वजह से कोई नया परिवर्तन उसमें हो जाता है, तो वो संयोजन विधि हो गई। अगला है अपघटन विधि द्वारा। अपघटन में क्या होता है कि अपघटन की जो अभिक्रिया होती है, अपघटन का मतलब होता है टूटना। जब दो अभिकारक मिलते हैं, उसमें कुछ तत्व आपस में अलग अलग हो जाते हैं, है ना, तो वो हो गया अपघटन की अभिक्रिया। तो इसके द्वारा भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, और एक अभिक्रिया होती है कि हम विस्थापन की अभिक्रिया, यानी कि उस अभिक्रिया के अंतर्गत ये होगा कि जो पदार्थ है वो पदार्थ का जो मिश्रण है वो मिश्रण टूटेगा, है ना, और एक की जगह दूसरा स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापित यानी होता है एक की जगह दूसरे का स्थापित हो जाना, उसमें से कुछ नया निकल के स्थापित हो जाना, बन जाना, तो वो विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा भी होता है। अगला द्विविस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, यानी जिसमें दो तत्व टूटते हैं, 2 या 3 तत्व टूटेंगे और फिर आगे 2-3 तत्व वो बना लेंगे। तो इस तरह से विस्थापन प्रक्रिया के द्वारा भी होता है। तो अयनों का आदान प्रदान होता है ना, उपचयन अपचयन अभिक्रिया होती है। तो ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि किस तरह से इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं में ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। तो हम देखते हैं पहला पॉइंट इसमें जो दे रखा है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब तक हमने रासायनिक परिवर्तनों को समीकरण के रूप में प्रस्तुत करने का अध्ययन किया है। हमने यह भी सीखा है कि रासायनिक समीकरण के संतुलन से उपयोगी मात्रात्मक जानकारी कैसे प्राप्त होती है। अतः हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच होने वाले रासायनिक क्रियाओं के विभिन्न प्रकार पर चर्चा करेंगे। तो देखो, मैंने जो चैप्टर जो आपको पढ़ा रही हूँ, इसके अंदर मैंने कुछ मोस्ट लाइनें हाईलाइट कर रखी हैं। ठीक है, तो आपको ये लाइनें तो आपको याद होनी ही चाहिए चैप्टर के अंदर। तो एक तरह से आपका नोट्स भी हो गए। अगर आप ये कॉपी में अलग से उतारते हो, इन हाईलाइट को जो भी मैंने कर रखे उसको आप उन्हीं पॉइंट के आधार पर कॉपी में उतार लेते हो, तो आपके एक अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और इससे संबंधित जो मैंने PDF है, जो मैंने इसमें हाईलाइट कर रखा है चैप्टर का, तो वो PDF है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। तो जानवी एजुकेशन हब के नाम से टेलीग्राम चैनल दे रखा है, तो वहाँ पर आप जाइए और ये PDF आप प्राप्त कर सकते हो। साथ में ही जो ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस टेलीग्राम की जो लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। और PDF जो है वो आपको कब मिलेगी कि जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं PDF डालूंगी ताकि आप उस पूरे चैप्टर को वहाँ से देख सको। ठीक है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, तो आपको इसकी PDF वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो ठीक है, अब पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत संयोजन अभिक्रिया। देखो, संयोजन अभिक्रिया क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों में संयोजन से एक नया पदार्थ बनता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ संयोजन करेंगे यानी आपस में मिलेंगे और उससे एक नया पदार्थ बनता है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई पदार्थ हवा में जलता है तब वह हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है। यानी कोई भी पदार्थ है, मान लो वो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम वाला हमने जो पिछली बार वो प्रयोग देखा था इसी चैप्टर के अंतर्गत, मैग्नीशियम का रिबिन जो है वो हवा में जलता है, तो हवा में क्या ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, उसके साथ संयोजन करता है, तो इसके जरिए वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो उदाहरणार्थ, जब कोई पदार्थ हवा में जलता है तब वह हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है। गतिविधि 4.1 में हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन चमकदार प्रकाश के साथ जलता है। जलने के समय वह ऑक्सीजन से संयुक्त हो जाता है। जब वो जलता है तो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन उसमें मिल जाती है। जैसे कि देखो यहाँ सूत्र बता रखा है, ये हमने अच्छे से पहले पढ़ा भी है कि 2Mg यानी कि मैग्नीशियम ये सॉलिड रूप में है, यानी कि ठोस रूप में है, और O2
ये गैस रूप में, O2 मतलब ऑक्सीजन, ये गैस के फॉर्म में होता है, गैस रूप में होता है। तो हम कुछ भी जलाते हैं तो ऑक्सीजन होगी तो ही वो पदार्थ जलेगा। तो उसको जलने के बाद में हमें क्या उत्पाद मिला, 2MgO, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन भी इसमें मिल गई, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनके तैयार हो गया। और ये हमें सॉलिड के रूप में, यानी कि हमें ठोस पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। सॉलिड के रूप में ऐसे प्राप्त हुआ कि वो जल के इसका राख हो जाता है, तो सॉलिड के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब कार्बन के साथ कोशिश करें, जब हम कार्बन के साथ यही कोशिश करते हैं कि कार्बन यानी C, जो कार्बन है यानी ठोस के रूप में है, S के रूप में, यानी कि किस पदार्थ, वो पदार्थ की अवस्था किस रूप में, वो पास में कोष्टक में लिखा हुआ है। तो कार्बन को जब कार्बन O2 यानी कार्बन जब गैस के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस के रूप में जब कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो कार्बन ऑक्साइड वो बनाता है। तो CO2 गैस का निर्माण होगा ना, कार्बन ऑक्साइड वो बनाएगा। इसके अलावा हम कुछ गतिविधियां लें। अब कुछ गतिविधियां हम करके देखेंगे। देखो, एक बीकर में थोड़ी मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड या अनबुझा चूना ले। अनबुझा चूना, देखो आजकल तो क्या होता है कि जो भी मकान बन रहे हो सीमेंटेड हो गए, यानी सीमेंट से बनते हैं, सीमेंट से उसकी चुनाई होती है। लेकिन पहले क्या होता है, जैसे हम छोटे थे तब क्या होता है, जो हमारे मकान जो बनाते थे तो चूना लेके आते थे, अनबुझा चूना, यानी कि जो भी अनबुझा है, यानी जब उसको पानी में डालते हैं ना तो उसके बुलबुले उठते हैं। कभी आपने देखा होगा कि घर में अगर चूने की सफेदी की जाती है तो जो चूना लेके आते हैं, ठीक है, अगर जब उसको पानी में डाला जाता है तो वो गर्म हो जाता है और वो उसमें उबाल आने लग जाता है, थोड़ी देर बाद में ठंडा हो जाता है ना, फिर उसका प्रयोग जो है पुताई के अंदर किया जाता है। तो इसी तरह से जब पहले मकान बनते थे तो चूने में ही उसकी जो मकान की चुनाई होती थी, है ना, मिट्टी और चूने से। तो जो चूना, बहुत सारा चूना ले लेके आते थे ट्रैक्टर में, है ना, लड्डों के अंदर, है ना, ऊँट गाड़ी के अंदर चूना लेके आते थे, फिर उसकी बनाते थे छोटी छोटी क्यारियाँ जहाँ भी मकान बन रहा होता था। उस चूने को वहाँ पर डाला जाता था, उसमें पानी डाला जाता था, तो वो चूना क्या होता था कि, है ना, ऐसे उबाल आ जाता था चूने के अंदर, भाप उठती थी उसके अंदर, बुलबुले उठने लग जाते थे। वो घर वाले कहते थे अरे चूने में हाथ मत डालना वरना तुम्हारा हाथ जल जाएगा, है ना। तो जैसे चूना, वो चूना अनबुझा चूना था। अनबुझा यानी कि अभी वो बुझा हुआ नहीं है, सीधा चूना पत्थर आया है। चूना पत्थर में जब वो जैसे ही पानी के संपर्क में आता है ना, पानी के संपर्क में आते ही वो उसमें ताप उत्पन्न हो जाती है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो थोड़ी देर बाद में मतलब थोड़ा उबाल लेके फिर वो शांत हो जाता है, फिर वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद में उसको काम में लिया जाता है। तो यही है। तो बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि अनबुझा चूना, तो कैल्शियम ऑक्साइड कौन है, अनबुझा चूना। अनबुझा चूने का नाम ही कैल्शियम ऑक्साइड है, ये इसका रासायनिक नाम है। तो अनबुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे। अब इसमें धीरे धीरे पानी डालें, बीकर की तली में हाथ से छूकर देखें। देखो ये प्रयोग तो हमने बचपन में बहुत सारे किए, है ना। तो ये क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा भी है, यहाँ तो चलो प्रयोग बताया गया है ना। बीकर की तली में हाथ से छूकर देखें, क्या आप तापमान में कोई बदलाव महसूस करते हैं। तो ये जो बीकर की तली है इसको छू के देखेंगे तो यहाँ कोई बदलाव महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारे घर की पुताई के लिए पानी में एक सफ़ेद ठोस पदार्थ डालते हैं, सफ़ेद ठोस पदार्थ यानी वो चूना ही होता है, अनबुझा चूना होता है, तो कुछ समय बाद उबलने लगता है। ये सफ़ेद पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड ही है और यह पानी के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो जब वो पानी के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब अनबुझा चूना पानी के साथ क्रिया करता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उसमें क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा, यानी कि वो गर्म होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसके कारण तापमान बढ़ता है, जिसके कारण उसका तापमान, उस चूने का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, वो गर्म हो जाता है। ये अभिक्रिया निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो देखो अब ये समीकरण है, ये समीकरण आपकी बुक में भी दे रखा है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, रासायनिक नाम उनके लिख सकते हो। तो CaO ये ठोस फॉर्म में है, यानी अनबुझा चूना है, यानी ठोस रूप में होता है ये। इसको कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है, CaO प्लस H2O, यानी जब ये पानी के संपर्क में आता है, H2O क्या है, पानी, तो ये पानी है। तो जब अनबुझे चूने को के साथ में पानी का संयोजन किया जाता है तब क्या प्राप्त होता है, CaH कोष्टक के अंदर OH2 तो ये एक्वा यानी कि ये जो है पानी के, यानी कि एक लिक्विड के रूप में प्राप्त होता है, पानी के रूप में, पानी और वो पूरा चूना मिल जाता है तो उस फॉर्म में वो प्राप्त होता है। तो ये क्या बन के आएगा, अनबुझा चूने को जब पानी के साथ मिलाएंगे तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। तो ये क्रिया इसमें होगी। उपयुक्त क्रिया में चूना व पानी परस्पर क्रिया करते हैं, यानी कि संयोजन हो गया, परस्पर यानी आपस में मिलते हैं, क्रिया करते हैं और एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा चूना बनाते हैं। यह अभिक्रिया जिसमें, तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थों के संयोजन से केवल एक नया उत्पाद बनता है योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। योगात्मक यानी कि संयोगात्मक, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो योगात्मक का मतलब होता है योग करके, मिला के या संयोजन करके, तो योगात्मक बोल दो या संयोजन अभिक्रिया बोल दो, एक ही मतलब है। तो ये योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है।
कहलाती है। तो ये आपको परिभाषा याद रखनी है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थों के संयोग से यानी मिलने से केवल एक नया उत्पाद बनाते हैं योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और इसके साथ में आपको ये वाला उदाहरण भी याद रखना है कि जब भी कभी इस तरह का प्रश्न आए कि संयोजन अभिक्रिया को समझाइए, तो आप ये जो है ये परिभाषा लिखोगे, वो अनबुझे चूने वाला आप उदाहरण लिख दीजिएगा जो अपने साथ में बिक्कर में समझा रखा है, साइड में ये समझा रखा है, ये आप लिख सकते हो। बहुत आसान है कि एक बिक्कर लेंगे, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझे चूना डालेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे, है ना, धीरे धीरे उसका ताप बढ़ने लगेगा, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, है ना, फिर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये इसका जो फॉर्मूला दे रखा है, इसका जो सूत्र दे रखा है, रासायनिक अभिक्रिया बता रखी है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया बता रखी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से ये प्रश्न आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। चलो आगे देखते हैं। जब बुझा चूना दीवार पर लगाया जाता है, अब ये बुझा हुआ चूना है तो दीवार पर लगाएंगे, ऐसा ही करते जब घर में पुताई होती है चूने की, तो यही होता है। अब जब ये बुझा हुआ चूना दीवार पर लगाया जाता है, वह धीरे धीरे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। अब देखो, ये बुझा हुआ चूना यानी कार्बन हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है, बुझा हुआ चूना। तो जब इसको दीवार पर पुताई की जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से सोखेगा, वातावरण से सोखेगा, है ना, सोखकर एक कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। सूख जाने के बाद ये सफ़ेद चमकदार सतह बनाता है। तो ये क्या बना देता है, अपने दीवार के ऊपर सफ़ेद चमकदार सतह बनाता है। इस क्रिया को निम्नानुसार लिखा जा सकता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी Ca होल जो है उसका OH2 है, या क्वाइट के रूप में प्राप्त होगा, प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में वातावरण में होती है। तो जैसे हम पुताई करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यानी बुझे हुए चूने का, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है वातावरण से, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, इसका रासायनिक सूत्र ये होगा CaCO3। ये किसके रूप में होगा, सॉलिड के रूप में, क्योंकि हमें वो परत दिखती है दीवार के ऊपर, वो चमक हो जाता है उसके अंदर। और प्लस H2O यानी वो पानी को अलग दिखाता है। ध्यान दें, ये दिलचस्प है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 है, यानी कि ये संगमरमर का भी सूत्र यही है। संगमरमर का जो पत्थर होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, तो ये उसका सूत्र है। आपने गतिविधि 4.1 और 4.2 देखा है कि क्रिया के समय कुछ ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जब वो क्रिया होती है तो उसके समय कुछ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, कुछ वो भाप निकलती है, गर्माहट निकलती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहती है। यानी जब भी कोई क्रिया हो और उस क्रिया के अंदर वो गर्म हो जाए, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लग जाए उस क्रिया के दौरान, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, है ना, ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी उसका अभिक्रिया होती है और उसमें ऊष्मा निकलती है। जैसे कि भी चूना है, चूने को पानी के साथ, अनबुझा चूने को के साथ पानी मिलाओगे तो वो गर्म होगा, उसमें ऊष्मा निकलेगी, तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाई, साथ में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये ध्यान रखना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होगी, कि जो भी अभिक्रिया कोई होगी उस अभिक्रिया में अगर ऊष्मा निकलती है, वो पदार्थ गर्म हो जाता है ना, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अन्य उदाहरण, हम घरों में खाना पकाने के लिए उपयुक्त प्राकृतिक गैस यानी CH4 का जलाना। तो जो हमारे घर में प्राकृतिक गैस होता है उसका सूत्र क्या है, उसका रासायनिक सूत्र है CH4। तो जब हम उसको जलाते हैं तो क्या निकलता है, अब वो जलने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन भी तो चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या जल पाएगा, नहीं जल पाएगा, बुझ जाएगा वो, है ना, ठीक है। तो CH4 जो गैस फॉर्म में होती है, हमारे घरों में प्राकृतिक गैस है जो गैस के रूप में होती है, प्लस 2O2 यानी कि उसको गैस के रूप ऑक्सीजन प्राप्त होनी चाहिए, है ना। और फिर वो जलती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है CO2 गैस फॉर्म में, और 2H2O यानी हाइड्रोजन अलग हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि ये पानी का मात्रा जो होता है वो उस फॉर्म में अलग हो जाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड अलग हो जाता है। अगला है श्वसन, एक दूसरी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया श्वसन, यानी जब हम सांस लेते हैं, है ना, तो हमारी सांसें भी कैसी होती है, गर्मी तो होती है, ठीक है। ये ऊष्मा ऊर्जा हमारे भोजन से आती है। तो ये जो हमारे सांस जो गर्म आ रही है, हम जो श्वसन लेते हैं, श्वसन में थोड़ी गर्माहट होती है ना, तो ये ऊष्मा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये ऊष्मा हमें भोजन से प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं कि भोजन के कौन से प्रकार हमें ऊर्जा देते हैं, खाद्य में, तो ऐसे कौन से प्रकार है भोजन के जो हमें ऊर्जा देते हैं, खाद्य जो भोजन पदार्थ जो हम चावल, आलू और रोटी के रूप में खाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। आलू है, चावल है, रोटी है, ये हमें क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाते हैं। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो ग्लूकोज है वो हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन होता है, उसके साथ संयोजन करता है, मिलता है, और वो फिर ऊर्जा के रूप में जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है।
ठीक है। अब इसका भी एक फॉर्मूला बता रखा है यहाँ पर, C6H12O6 ये एक्वायर्ड के रूप में होता है, प्लस 6O2 है ना। अब जब इसकी अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है, 6CO2 एक्वायर्ड, फिर एनर्जी, ये एनर्जी बनेगी, यानी ये जो हमारे शरीर की कोशिकाओं से ग्लूकोज मिलता है तो ये एनर्जी बनती है, यानी ये ग्लूकोज हो गया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन हो गया। जब ये संयोजन करता है तो क्या बनेगा, ये ग्लूकोज प्लस एनर्जी हमें प्राप्त होती है। जो लोग परिश्रम करते हैं, यानी जो मेहनत करते हैं, कुछ ऐसे मजदूर टाइप के लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करते हैं, या किसी भी काम में वो शारीरिक मेहनत वो ज़्यादा करते हैं, तो जो लोग परिश्रम करते हैं उनको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, अतः चीनी, आलू, चावल, रोटी इत्यादि से कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पूरी करते हैं। सब्जी या बायोगैस का अपघटन होने पर खाद्य बनना भी एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया का उदाहरण है। जब कोई सब्जी है, सब्जी या बायोमास का अपघटन होकर, सब्जियां जो कचरा होता है ना सब्जियों का, या बायोमास है उसका जब अपघटन होता है, जब टूटती है, टूटने के बाद एक जो ऊर्जा खाद बनता है, उनका खाद बन जाता है उनका, है ना, और उसका खाद का उपयोग जो है खेतों में उपयोग में लिया जाता है, फसल के अंदर तो खाद बनता है। तो ये भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये प्रक्रिया का उदाहरण है। यदि आपके परिवेश में खाद बनाने वाले गड्ढे हैं तो आप स्वयं उसका निरीक्षण कर सकते हैं। तो आपने देखेंगे कि वो गड्ढे अंदर जो खाद बनाने वाले गड्ढे हैं जिसमें इस तरह की अभिक्रिया होती है, कचरा वगैरह, तो वो थोड़ा हल्का सा गर्म भी होता है। अगली अभिक्रिया है अपघटन। तो पहली अभिक्रिया हमने संयोजन के बारे में पढ़ी, जिसके अंदर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं, आपस में संयोजन करते हैं और उसके द्वारा एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है, तो संयोजन अभिक्रिया थी। अब अपन देखेंगे अपघटन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम क्या है, वियोजन अभिक्रिया, है ना। अपघटन यानी कि टूटना, ठीक है, अपघटित हो जाना, टूट जाना, अलग अलग उसके पदार्थों का अलग अलग हो जाना, ठीक है। मान लो चूना पत्थर है, अब जब चूना पत्थर को हम अलग अलग गर्म करते हैं तो गर्म करते हैं उसमें क्या निकलेगा, अनबुझा चूना निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो वो एक पदार्थ को जब गर्म किया तो उसको टूट के उसके अंदर के पदार्थ अलग अलग हो गए, तो वो क्या कहलाया, है ना, वियोजन अभिक्रिया। यानी कि हमने पहले संयोजन में क्या किया था, हमने A+B, यानी एक पदार्थ A था, एक पदार्थ B था, इसको मिलाया तो ये क्या बन गया था, ये बनाया था AB, ठीक है। AB यानी कि वो पदार्थ मिलके कुछ नया पदार्थ बना, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ A भी दे रखा होगा पहले से, यानी पहले से कोई पदार्थ दे रखा है, जब उसमें ये वाली प्रक्रिया की जाएगी, कौन सी वाली, वियोजन वाली प्रक्रिया होगी, तो इसके जो पदार्थ है, जो भी इसमें पदार्थ है वो आपस में टूट के क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये किस में होगा, अपघटन वाली प्रक्रिया में होगा। चलो इसमें देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, कि आपने देखा है कि अनबुझे चूने का या चूना पत्थर, अनबुझे चूना पत्थर विलयन हमारे घरों की पुताई में उपयोग होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह अनबुझा चूना कहाँ से प्राप्त होता है, इससे चूना पत्थर की भट्टी में जलाकर प्राप्त करते थे। जो इसको कहाँ से प्राप्त होता है, जो चूना पत्थर की भट्टियाँ होती है तो भट्टियों में जलाकर इसको प्राप्त करते हैं। चूना पत्थर गर्म होकर चूना व कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो चूना पत्थर जब गर्म होता है तो क्या देगा, वो चूना देगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो इसका फॉर्मूला है, देखो, चूना पत्थर CaCO3, ये इसका सूत्र है CaCO3, ये रासायनिक नाम है और ये ठोस रूप में होता है ना। ये चूना पत्थर है, जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या बना, इसका चूना बना, यानी अनबुझा चूना CaO, अनबुझा चूना प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनता है। तो जब चूने पत्थर को गर्म किया गया तो इससे कितने पदार्थ निकल के बाहर आ गए, इससे दो पदार्थ निकल के टूट के बाहर आए, पहला अनबुझा चूना और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो पदार्थ अलग अलग हो गए। तो ये हो गया, कौन सी विधि है, ये अपघटन विधि, यानी कि वियोजन विधि, जिसमें पदार्थ को जब ऊष्मा दी जाए, ताप दी जाए, या है ना उसको भाप दिया जाए तो वो पदार्थ टूट के, उसके अंदर के पदार्थ टूट के अलग अलग हो जाते हैं। यह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अपघटन अभिक्रिया के यहाँ देखो परिभाषा भी दे रखी है। तो आपको अपघटन के बारे में पूछा जाए कि अपघटन अभिक्रिया को समझाइए, तो एक तो आप परिभाषा लिखोगे, साथ में ये वाला जो है इसका जो एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण को भी आपको ध्यान में रखना है। एक अपघटन अभिक्रिया वह है जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों तत्व यौगिक में अपघटित हो जाता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जब वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक यानी अब मिले हुए हैं। अब ये चूना पत्थर किससे मिला, ये चूना पत्थर जो है ये किससे बना था, अभी अपने पढ़ा था कि चूने से, अनबुझा चूना और पानी मिलाएंगे तो चूना पत्थर जो है वो बनके सामने आएगा, यानी कि चूना पत्थर जो है गर्म करेंगे चूने को तो बनेगा ये, ठीक है। तो जब ये एक यौगिक जब दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है, एक यौगिक है, एक संयोजन किया हुआ एक पदार्थ है जो कई तत्वों से मिला है, जब उसको अपघटित किया जाता है तो उसके अंदर के सारे पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं, तो वही अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो अब इससे संबंधित एक उदाहरण भी दे रखा है।
एक टेस्ट ट्यूब में लगभग 2.5 ग्राम फेरस सल्फेट को गर्म करें, जैसा कि चित्र 4.3 में दर्शाया गया है। देखो 4.3 है नीचे, तो 4.3 में एक चित्र में दर्शाया भी गया है कि हम क्या करेंगे, तो फेरस सल्फेट के घोल को जो है एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। जैसे कि देखो ये चित्र है, ये रहा चित्र, ये रहा फेरस सल्फेट के घोल को एक परख नली में डाला है ना, ये परख नली में फेरस सल्फेट के घोल को डाला गया है। ये फेरस सल्फेट का घोल इसमें डाला गया है ना, तो ये परख नली में डाला, फिर इसको एक गर्म बर्नर के ऊपर गर्म करते हैं, तो क्या अभिक्रिया होती है वो हम देखेंगे। तो हमने देखा कि एक टेस्ट ट्यूब में लगभग 2.5 ग्राम फेरस सल्फेट को गर्म करें, जैसा कि चित्र 4.3 में दिखाया गया है। टेस्ट ट्यूब धारक की मदद से पकड़ो, तो टेस्ट ट्यूब की धारक से पकड़ना है, उसको पकड़ने की जो भी चिमटे है सिंडा से उसको पकड़ना है और धीरे धीरे लो के पास गर्म करें। तो देखो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, लो के पास क्या कर रहे हैं, ये गर्म कर रहे हैं। तो इसको पकड़ा है, उसके अंदर फेरस सल्फेट डाला और उसको धीरे धीरे लो के पास गर्म किया जा रहा है। 1 मिनट तक गर्म करने के बाद फेरस सल्फेट के रंग में परिवर्तन का निरीक्षण करें। जब 1 मिनट तक हम गर्म करते हैं उस फेरस सल्फेट को उस परख नली में डाल के, तो उसके रंग में क्या हो जाता है, फेरस सल्फेट के रंग में परिवर्तन हो जाता है। ध्यानपूर्वक गैस की गंध सूंघे। अब जो वहाँ पर गैस आ रही है, गैस निकल रही है, उसकी गंध भी हमें सूंघना है। आप क्या महसूस करते हैं, फेरस सल्फेट कणों का रंग हरा रंग धीरे धीरे क्षीण पड़ जाता है। जो फेरस सल्फेट होते हैं जो हरे रंग में होते हैं, लेकिन जब उसको गर्म किया जाता है तो उसका रंग धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, थोड़ा कम फीका रंग होने लग जाता है और सल्फर के जलने की गंध आती है। तो ये सल्फर की गलने की गंध आई, तो अब इसको कैसे किया गया है, देखो एक सूत्र में बताया गया है, इसका रासायनिक समीकरण बनाया गया है। FeSO4 यानी फेरस सल्फेट को गर्म किया, H2O यानी उसको, ये H2O इसके अंदर ऑलरेडी शामिल है, ठीक है। तो फेरस सल्फेट के अंदर H2O 7H2O ऑलरेडी उसमें शामिल है। उसको जब गर्म किया तो क्या निकल के आया, तो FeSO4 यानी कि ये ठोस रूप में है, प्लस 7H2O यानी कि ये गर्म करने पर वो क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी, उसमें गंध निकलेगी, गैस निकलेगी, H2O के रूप में फॉर्म है, वो गैस अलग हो गई, ठीक है। पहले उसमें गैस मौजूद थी, लेकिन जैसे इसको गर्म किया तो गैस क्या हो गई, अलग हो गई। तो ये क्या हो गया, इसका विघटन हो गया, ये गैस उसमें 7H2O अलग होकर गैस रूप में निकल गई और वो पदार्थ जलकर जो है उसका जो कण है, जो हरे रंग के थे पहले, अब वो धीरे धीरे फीके होने लग गए और गैस के रूप में 7H2O निकल के बाहर हो गई। तो देखो अब इस पदार्थ में साथ में थी 7H2O, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई, अलग हो गई। तो ये क्या हुआ, इसका विघटन अपघटन हो गया। दूसरा देखेंगे 2FeSO4, इसको गर्म करेंगे तो Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें जब इसको गर्म किया, इस पदार्थ को गर्म किया, तो Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो SO2 इसको सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस फॉर्म में निकला है, गैस के रूप में निकला है, और SO3 जो भी गैस के रूप में यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड निकला है। तो ये पदार्थ अलग हो गए। तो इसके जरिए ये गर्म करने पर ये तीनों पदार्थ अलग अलग निकलते है। तो अपघटित हो गया, यानी जब एक यौगिक जो है उसको जब गर्म किया जाता है या कोई भी ऊष्मा प्रदान की जाती है, जो भी अभिक्रिया उसके साथ की जाती है, अभिक्रिया करने के बाद में वो पदार्थ अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसमें जो भी पदार्थ थे वो सारे क्या हो गए, अलग अलग निकल गए। तो ये अपघटन की अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ फेरस सल्फेट यानी कि वही FeSO4.7 H2O कण पहले पानी खो देते हैं, पहले वो क्या खोते हैं, अपना पानी। H2O किसका फॉर्मूला है, पानी का फॉर्मूला है, तो पहले ये पानी खो देते हैं, पानी को गैस के रूप में खोएंगे, भाप के रूप में निकाल देंगे, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड से में अपघटित हो जाता है। अपघटन अभिक्रिया का एक और उदाहरण नीचे दिया गया है, देखो 2PB है ना, इसको कोष्टक में NO3 2S दे रखा है, यानी कि ये किसका सूत्र है, ये है लेड नाइट्रेट का सूत्र है। अगर इसको जब गर्म किया जाता है, लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, तो 2PO ये सॉलिड के रूप में प्राप्त होता है, ये लेड ऑक्साइड बनता है। 2PBO ये किसका है, लेड ऑक्साइड का रासायनिक नाम है। तो ये किसमें अपघटित हो गया, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रेट डाइऑक्साइड यानी 4NO2 नाइट्रेट डाइऑक्साइड, जो कि भूरे रंग का धुएं के रूप में प्राप्त होगा हमें, और O2 जो गैस के रूप में ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये प्राप्त होता है। यानी कि लेड नाइट्राइड को जब गर्म किया जाता है, लेड नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र ये है, जब इसको गर्म किया जाता है तो उससे क्या मिलेगा, लेड ऑक्सीजन निकल के सामने आएगा, जो कि एक पदार्थ के रूप में, ठोस पदार्थ के रूप में प्राप्त होगा, चाहे वो राख के रूप में प्राप्त हो या फिर कोई ठोस पदार्थ के रूप में प्राप्त हो, है ना। तो ये ठोस पदार्थ के रूप में प्राप्त होगा, और साथ में उसमें से क्या हट जाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो अलग होगी, जो कि एक भूरे रंग के धुएं के रूप में निकलेगी, है ना, क्योंकि गैस रूप में, गैस यानी धुआं हो सकता है या कोई ऐसी भाप के रूप में हो सकता है ना। तो
भूरे रंग के धुएं के रूप में निकला। फिर ऑक्सीजन भी अलग होगा, ये भी धुएं के रूप में ही, ये भी जो ऑक्सीजन होगा वो भी गैस के फॉर्म में ही होगा, तो ये अलग इससे हो जाएगा। ऊपर दिए गए अभिक्रिया में ऊष्मा प्रदान करने से अपघटन होता है। ऊष्मा यानी गर्माहट जैसे भी किया वो अपघटन होगा। इस तरह की अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन के वर्ग में रखे जाते हैं। तो जो भी अभिक्रिया होती है वो ऊष्मा द्वारा होती है ना, प्रकाश के द्वारा होती है, विद्युत के द्वारा होती है। तो ऊष्मा, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है उसको अभिक्रिया की जाती है, तो अभिक्रिया करने के लिए उसमें क्या क्या दिया जाता है, किसके द्वारा अभिक्रिया होती है, या तो वो अभिक्रिया होगी ऊष्मा के द्वारा यानी वो गर्म होगा, या वो अभिक्रिया होगी प्रकाश के द्वारा, प्रकाश की रोशनी में वो गर्म होगा, या वो अभिक्रिया होगी विद्युत के द्वारा यानी विद्युत के जरिए उसको करंट दिया जाएगा, तब वो अभिक्रिया होगी। तो ये चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। तो ये अभिक्रिया उसमें होती है। तो ये अभिक्रिया आपको ध्यान में रखना, रासायनिक ये जो अभिक्रिया हो रही है वो भी अपघटन में ध्यान रखना है। अब देखो ये अभिक्रिया जो हमने अभी बताई थी फेरस सल्फेट के साथ में, तो एक उस फेरस सल्फेट को एक जो है ये परख नली के अंदर उसको लिया, जब उसको ताप दिया गया तो वो क्या हो गया, ताप देने पे उसका जो हरा रंग था वो क्षीण होने लग गया और उसके अंदर से जो हाइड्रोजन वो अलग हो गई। अगला एक और उदाहरण देखेंगे। अब ये जो वो पहला वाला उदाहरण ऊष्मा देख के था, लेकिन अब इसमें विद्युत देंगे यानी विद्युत का करंट देंगे इसके अंदर, है ना। इस अभिक्रिया में विद्युत का करंट दिया जाता है। एक प्लास्टिक मग ले लो, इसकी तली में 2 छेद ड्रिल करें और इन छेदों में रबर के ढक्कन लगा लें। यानी अब ये प्लास्टिक का मग लिया, नीचे क्या किया, 2 छेद किया और उसमें रबर के ढक्कन लगा लिए। अब इस रबर के ढक्कन के छेद में ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉनिक अंदर डाल लें। यानी ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि राड है ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉनिक की ये है, उसको अंदर डाला। एक ऋण आवेशित था, एक धनावेशित यानी प्लस माइनस, ठीक है। तो ये इसमें डाला जैसा कि चित्र 4.4 में दर्शाया गया है। इन इलेक्ट्रॉनिक को एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़े। 6 वोल्ट की बैटरी से इसको क्या कर देना है, इसको जोड़ा। तो इसको 6 वोल्ट की बैटरी से इसको करंट दिया जाता है, इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। अब ये जो परख नली के अंदर ये सेल डाले जाते हैं, है ना। ये परख नली में जो है क्या है, इसमें जो भी पदार्थ है उसमें क्या अभिक्रिया होगी वो हम देखते हैं। अब ध्यान से निरीक्षण करें कि क्या होगा, क्या होता है। ध्यान से निरीक्षण हम देखते हैं तो क्या होता है कि आपने दोनों इलेक्ट्रॉनिक पर गैस के बुलबुले दिखाई देंगे। 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, है ना। दोनों को पानी से भरकर ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉनिक पर रख दे। तो ग्रेफाइट का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर रख दे। इलेक्ट्रॉन पर बनने वाले बुलबुले पानी को विस्थापित करके टेस्ट ट्यूब में जाती है। कुछ समय बाद दोनों गैसों की मात्रा को जानो। आप पाएंगे कि 2 गैसों यानी ऑक्सीजन व हाइड्रोजन की मात्रा 1/1:2 के अनुपात में है। सावधानी से दोनों टेस्ट ट्यूब जिसमें गैस विद्यमान है को एक एक करके हटा ले और इसका परीक्षण शिक्षक की सहायता से करें। अब देखो ये दोनों पानी उसमें डाला, पानी डाला गया तो क्या होगा कि जो धन आवेशित है यानी ये ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट डाले हुई है इसके अंदर, है ना। उसको विद्युत का करंट दिया जा रहा है बैटरी से। तो उसमें अब इस परख नली में पानी है, तो एक में देखेंगे, एक में जो गैस की बुलबुले निकल रहे हैं वो तो क्या है, ऑक्सीजन की गैस, और इधर क्या हाइड्रोजन की गैस इसमें निकल रही है। तो जहाँ पर, और ये अम्लीकृत जल है, ये जल कैसा है, इसमें पानी अम्ल से युक्त है ना। तो जहाँ उसको ऋण आवेशित मिल रहा है यानी ऋण आवेशित उसको विद्युत करंट मिल रहा है, वहाँ पर उसमें हाइड्रोजन निकला है। और जो धन आवेशित विद्युत उसको करंट मिल रहा है, वहाँ पर ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकल के सामने आएंगे। गैस इसमें यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगे। देखो ये बुलबुले निकलते हुए दिख रहे होंगे इस प्रयोग के अंतर्गत। ये दोनों गैसें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन है और इनका आयतन 2:1 क्रमशः के अनुपात में है। यानी हाइड्रोजन का अनुपात कितना होगा, 2 और ऑक्सीजन का 1। गेलुसाई के नियम में जल में विद्युत की धारा प्रवाहित करने से, यानी जब हम पानी के अंदर विद्युत की धारा प्रवाहित करते हैं यानी करंट छोड़ते हैं पानी के अंदर करने से, इस क्रिया को जल का अपघटन होता है। तो इस क्रिया में जो जल है, जल में अपघटन हो जाएगा। नहीं, जल किससे बनता है, जल बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो H2O जल का क्या है, सूत्र है H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, यानी 2:1 के रूप में इसमें संयोजन होता है परमाणुओं का। ये इसकी मात्रा निश्चित होती है तभी पानी बनेगा। यानी हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है कि कुछ पदार्थों में जो उसकी मात्रा निश्चित होती है उन गैसों की, उन पदार्थों की, तो ही वो पदार्थ बन के सामने आता है। ऐसा नहीं कि हमने H2 का जो हाइड्रोजन है उसके 5 परमाणु ले लिए और ऑक्सीजन के 3 परमाणु ले लिए, लो भाई जल बन गया, ऐसा नहीं होगा। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, जब इसको विद्युत के साथ अपघटित किया जाता है यानी विद्युत का मार्ग उसको दिया जाता है, विद्युत का करंट दिया जाता है, तब क्या होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से इस क्रिया में जल का अपघटन होता है। यानी जल के अंदर जो भी तत्व से मिलकर जल बना है तो उसके जो है ना पदार्थ है वो अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे मामले में अपघटन क्रिया
गर्मी, बिजली या कभी कभी सूर्य के प्रकाश के कारण होती है। तो अपघटन प्रक्रिया किन किन माध्यम से हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। गर्मी के माध्यम से यानी ऊष्मा से, बिजली बिजली यानी कि विद्युत के प्रवाह से, ठीक है, और कभी कभी सूरज के प्रकाश से होती है। वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक का अपघटन बिजली की ऊर्जा के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में होता है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, विद्युत अपघटन यानी विद्युत के द्वारा उन पदार्थों को, उन यौगिकों को अलग अलग करना, ठीक है। तो जो किसके द्वारा हो, विद्युत के द्वारा हो, तो उसको विद्युत अपघटन कहते हैं। जिसके पदार्थ विद्युत का करंट देने से उसके पदार्थ अलग अलग हो गए, जैसे कि पानी के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई, विद्युत का करंट दिया गया, बिजली का करंट दिया गया, तो उसका H2 और O जो है अलग अलग हो गए, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुए, अलग अलग हो गए, और वो गैस के रूप में वहाँ दिखेंगे आपको। अब है विस्थापन की अभिक्रिया। अब हम विस्थापन की अभिक्रिया देखेंगे। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का स्थान ले लेगा, ठीक है। जब उसको अपघटित किया जाएगा, अभिक्रिया की जाएगी उनके साथ, ये ना विस्थापन वाली अभिक्रिया की जाएगी, तो उसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का स्थान ले लेगा। अभिक्रिया के इस प्रकार को समझने के लिए निम्न गतिविधियों को करें। देखो, अभिक्रिया के प्रकार को समझने के लिए आपको गतिविधियों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। 2 टेस्ट ट्यूब ले, प्रत्येक में 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का मिश्रण डालें। कॉपर सल्फेट का मिश्रण होता है, तो एक क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब ले, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, तो इस तरह से 2 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है। टेस्ट ट्यूब लिया दोनों, ठीक है। तो अब ये एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें कॉपर सल्फेट का क्या डाल दिया, उसमें कॉपर सल्फेट का घोल डाला है, मिश्रण डाला है। तो 2 टेस्ट ट्यूब ये ले लिया, प्रत्येक में 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का मिश्रण डालें और उसको अ और ब के रूप में चिन्हित करें। ए और बी प्रकलन का नाम लिख लेना है। तो ये ए और बी, ये लिखा हुआ ए और बी, ये ए और बी, इस तरह से उन प्रकरणों का नाम हमें लिख लेना है। अब हम क्या देखेंगे, अब 2 लोहे की कील ले और उन्हें रेजमाल के कागज से साफ करें। 2 लोहे की कील लेनी है ना, ये 2 लोहे की कील ली इस तरह से एक जैसी, तो उसको रेजमाल के कागज से एक बार उस लोहे की कील को साफ करना है। टेस्ट ट्यूब ए में धागे की मदद से एक लोहे की कील को मिश्रण में डुबो दें। तो हम क्या करेंगे, धागे की मदद से, देखो इस तरह से, ये धागे की मदद से एक कील को क्या करेंगे, इसको इस कॉपर सल्फेट का जो घोल है इस टेस्ट ट्यूब में ये डला हुआ है, उसके अंदर कील को डुबो देंगे। साफ लोहे की कील है, साफ किया, और ये विलय किसका है, कॉपर सल्फेट का विलय है। CuSO4 इसका क्या है, सूत्र है, नाम है कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट का विलय है, उसके अंदर हमने क्या डाला, परख नली के अंदर हमने लोहे की कील को साफ करके डाल दिया। जो जैसा कि चित्र 4.4 में दिखाया गया है, लगभग 20 मिनट के बाद, अब 20 मिनट का टाइम लगे, 20 मिनट के बाद लोहे की कील की सतह पर होने वाले परिवर्तन तथा कॉपर सल्फेट के मिश्रण के रंग में परिवर्तन का निरीक्षण करें। तो 20 मिनट बाद हम देखेंगे कि जो लोहे की कील है ना, उसमें कुछ परिवर्तन हो गया, उसके रंग में परिवर्तन हो गया, और जो पानी था, जो विलय था, घोल था कॉपर सल्फेट का, उसके भी रंग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। टेस्ट ट्यूब ए में कॉपर सल्फेट के रंग की टेस्ट ट्यूब बी के कॉपर सल्फेट के रंग से तुलना करें, क्योंकि हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का घोल डाला था, है ना। तो अब देखेंगे ए और बी, तो ए वाला ये था, पहले वाला इसका रंग ऐसा था कॉपर सल्फेट का, जब उसमें कील डुबोई गई, ये कील डाली गई और 20 मिनट तक कील को रखा गया, तो कॉपर सल्फेट की वजह से इस कील के रंग में भी क्या हो गया, थोड़ा परिवर्तन आ गया, और उसके पानी में ये जो कॉपर सल्फेट का घोल था उसमें भी क्या हो गया, इस तरह से परिवर्तन हो गया। पहले इस तरह का था, थोड़ा रंगीन था, लेकिन बाद में एकदम उसमें परिवर्तन हो गया। तो ये बता रखा है, देखो, ताजी आयरन कील, लोहे की कील, आयरन लोहे की कील ताजी ऐसी होती है, लेकिन जैसे इसको अभिक्रिया के 50-20 मिनट के पश्चात निकाला गया कॉपर सल्फेट के घोल से, तो उसका रंग कैसा हो गया, इस तरह का हो गया। तो है अभिक्रिया से पहले कॉपर सल्फेट का नीला रंग, तो अभिक्रिया से पहले कॉपर सल्फेट का क्या था, नीला रंग था, है ना, अभिक्रिया से पहले। अभिक्रिया के पश्चात अभिक्रिया हुई, उसके बाद में उसका रंग इस तरह से हो गया, यानी वो व्हाइट रंग में हो गया, उसका रंग थोड़ा फीका पड़ गया। आप क्या पाते हैं, सावधानी पूर्वक टेस्ट ट्यूब में कील की सतह पर होने वाले परिवर्तन को देखें। आप देखेंगे कि कील की सतह भूरी बन गई है, हमने देखा कि कील की सतह कैसी हो गई, भूरी हो गई है। देखो कील की सतह क्या हो गई, अभिक्रिया करने के पश्चात भूरी हो गई है, कील की सतह भूरी हो गई है। आपको क्या लगता है कि लोहे की कील किस तरह बुरी हो जाती है, या कॉपर सल्फेट का रंग उड़ जाता है ना। ये तब सभी निम्न रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। ये कैसे हुआ, निम्न रासायनिक अभिक्रिया हुई उसके कारण ये हुआ, यानी एफी यानी कि लोहा, आयरन, इसको फेरस भी बोलते हैं, लोहा भी बोलते हैं, आयरन भी बोलते हैं, ठीक है। एफी का ये सूत्र है क्या, इसको एफी को हम 2-3 नामों से जानते हैं, इसको एफी भी बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है, इसको हम हिंदी में फेरस बोलेंगे, आयरन बोलेंगे, लोहा बोलेंगे, ठीक है। तो ये
सभी नाम इसी के Fe के ही है। तो Fe किसके रूप में, ठोस रूप में, तो कील किस रूप में है, लोहा किस रूप में है, वो ठोस रूप में है। जब इसको कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है, कॉपर सल्फेट का घोल का सूत्र क्या है, CuSO4, ये रासायनिक नाम है इसका, है ना। तो कॉपर सल्फेट घोल में जब इसको मिश्रित किया जाता है, डाला जाता है लोहे की कील को, तो क्या परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन क्या हुआ, फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट प्लस Cu यानी कॉपर अलग होगा, तो कॉपर को उसने अलग कर दिया, ठीक है। और फेरस सल्फेट यानी ये सल्फेट जो है और वो लोहे के साथ में मिक्स हो गया, और Cu यानी कि इसको सल्फर को उसने अलग कर दिया। तो यहाँ देखो FeSO4, तो Fe और SO4 यानी कॉपर सल्फेट, यानी सॉरी फेरस सल्फेट, तो फेरस और सल्फेट क्या हो गए, एक साथ हो गए, ठीक है। और उसने कॉपर को अलग कर दिया, यानी कि कॉपर का जो रंग है वो अलग हो गया। इस अभिक्रिया में एक तत्व पानी लोहे ने, तो पानी यानी कि लोहे, देखो इस प्रक्रिया में एक तत्व यानी कि लोहे ने कॉपर सल्फेट के मिश्रण से कॉपर को हटा दिया। तो लोहे ने क्या किया, कॉपर सल्फेट का जो मिश्रण था उससे किसको हटा दिया, कॉपर को, यानी Cu को हटा दिया। तो ये अलग हो गया, Cu को हटा दिया, यानी कॉपर को हटा दिया, हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लिया। उसका स्थान किसने ले लिया, खुद ने ले लिया। तो इसके स्थान पर, इसकी जगह आके कौन बैठ गया, ये खुद आकर बैठ गया, यानी कि CO को तो बाहर निकाला, भाई तू तो बाहर चल, और उसकी जगह कौन आके बैठ गया, लोहा इसके साथ में सल्फेट के पास में आकर बैठ गया, यानी खुद उसके स्थान इसने ले लिया। इस प्रकार की क्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया की श्रेणी में रखा जाता है। इस अभिक्रिया के अंदर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का स्थान ले लेता है और उसको बाहर निकाल देता है। जो उसके साथ पहले जो मौजूद था उसको बाहर निकाल दिया, भाई तू तो निकल, और मैं इसकी जगह इसके साथ आके बैठूंगा, ठीक है। तो इसने इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ये तो उसने कॉपर को बाहर निकाला, फेरस ने यानी आयरन ने, लोहे की कील ने उस घोल में से, कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है। और वो सल्फर के साथ खुद संयोजित हो गया, मिल गया, और कॉपर को उसने अलग किया। विस्थापन प्रक्रिया के अन्य उदाहरण, जिंक Zn प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट और जिंक हो गया। ये ठोस रूप में है, ये लिक्विड रूप में है, यानी कि एक्वायर्ड रूप में, जो पानी के रूप में, विलेय के रूप में। तो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, जब इसकी अभिक्रिया करवाई गई, इन दोनों को साथ रखा गया, कॉपर सल्फेट के घोल में किसको डाला गया, जिंक को डाला गया। तो क्या हुआ, जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट बनके सामने आ गया ZnSO4, और उसने किसको अलग कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया। ऐसे Pb है ना, Pb प्लस CuCl2, और फिर जब इसको अभिक्रिया करवाएगी तो PbCl2 यानी PbCl2 हो गया, कॉपर को इसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ये अभिक्रिया आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जिंक और सीसा तांबे से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए वे कॉपर को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो जिंक और सीसा, जिंक और सीसा क्या है, ये अधिक क्रियाशील धातु है। तो ये जिंक है और ये सीसा है, ये अधिक क्रियाशील धातु है, इसीलिए वे कॉपर को उसके यौगिक से, यानी इसके साथ कॉपर मिला हुआ है, या Cl2 के साथ में, क्लोरीन के साथ में कॉपर मिला हुआ, इसको इसने क्या कर दिया, कॉपर को सीसे ने अलग कर दिया, और या जिंक ने कॉपर को जो है इससे सल्फेट से अलग कर दिया, और ये कॉपर यहाँ अलग आकर बैठ गया। तो इस तरह से सूत्र बना है। तो रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह से बताया गया है। अब है द्विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया को समझने के लिए निम्न गतिविधि का अवलोकन करें। 2 टेस्ट ट्यूब लें और उन्हें निशान A और B से चिन्हित करें। टेस्ट ट्यूब A में 4 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट का विलेय डालें। तो उसमें क्या डालेंगे, सोडियम सल्फेट का विलेय हम डालेंगे। यानी देखो इस तरह से ये 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, है ना, और उसमें A और B में विलियम डालेंगे, अलग अलग विलियम इसमें डाल देंगे, BaCl का विलियम, और इसमें Na2 और SO4 का विलयन डालेंगे। और फिर दोनों विलयन को मिलाएंगे, यानी दोनों जो विलयन हैं उनको मिला लेंगे। तो मिलाने के बाद में अपेक्षप हो जाएगा, यानी आपस में इनमें कुछ तो अभिक्रिया होगी। अब क्या अभिक्रिया होगी वो देखते हैं। टेस्ट ट्यूब A में 4 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट का विलयन लो, और टेस्ट ट्यूब B में 4 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड का विलयन ले। तो एक में सोडियम सल्फेट का विलयन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, तो और दूसरे टेस्ट ट्यूब में बोरियम क्लोराइड का विलयन लेना है। अब टेस्ट ट्यूब A के विलयन को टेस्ट ट्यूब B के विलयन में डाल दो। आप क्या महसूस करते हैं, एक सफ़ेद पदार्थ बनता है जिसे अवक्षेप कहते हैं। इस क्रिया को इस रूप में लिखेंगे, यानी कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट है ये, ठीक है, BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड। अब जब इन दोनों को मिलाया जाता है, ये अलग अलग थे, एक अलग अलग प्रणाली में थे, लेकिन जब दोनों को मिक्स किया जाता है तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड बनकर सामने आएगा। बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षिप्त बरेरियम Ba2 यानी इसका आयन बढ़ जाएगा, Ba2 प्लस व सल्फेट SO4 के आयनों की क्रिया करने से बनता है,
बना है। दूसरा उत्पाद सोडियम क्लोराइड है जो विलयन में रहता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारक के आयन क्या हो गया, आपस में आदान प्रदान हो जाएंगे। देखो ये आयन है ना -2 आयन और इसका +2 आयन, ये -2 आयन तो इसका था और ये +2 आयन इसका था, लेकिन जब इसका आयनों क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। ये पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 में आयनों के बारे में बता रखा है और प्रत्येक के सामने प्रत्येक जो ये रासायनिक पदार्थ है उनके सामने उनके आयन लिखे हुए, उनके आवेश लिखे हैं। तो आप उस चैप्टर में आपके पास बुक है तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो इनका आयनों का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। यानी कि यहाँ 2+ हो गया और यहाँ 2- हो गया, जबकि ये 2- Ba का है और 2+ SO4 का है। तो ये आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब इसमें आयनों का आदान प्रदान हो गया। एक आयन जिसके आयन ए के आयन बी में चले गए, बी के आयन ए में चले गए, तो आयनों का आदान प्रदान हो गया। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपके यौगिकों में होने वाले अभिक्रिया की आपके यौगिक में होने वाली विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया का पता लगाइए। तो ये इस तरह से आयनों का आदान प्रदान इसमें हो जाता है। अब है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, जिसको रेडॉक्स भी कहते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वरना ये वीडियो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि साइंस है तो साइंस में थोड़ा समझाना ही पड़ता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, चैप्टर भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। और इससे संबंधित कुछ और कमेंट आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि और आपको क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इससे संबंधित PDF है जो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिएगा, अपने नोटबुक में आप नोट्स भी बना सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।